यू यूजीसी नेट परीक्षा 2012 इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र के हल अध्यायवार हल। ठीक है, थोड़ा इसको माइक सही कर लो। ठीक है, देखिए इसमें आप लोगों को बता दें कि कोई बहुत डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक तरह से डिफ़िकल्टी लेवल अप टू अप होता चला जा रहा है। ठीक है, और डिफ़िकल्टी लेवल को टैकल करने के लिए आप लोगों को काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। क्या है कि तरीका आज के समय में बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को डिफ़िकल्टी लेवल जो है उसको बढ़ाने के लिए देखिए इसमें सीधा हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। ये मेगास्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों से सुरक्षित है। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरण में से किसका विवरण इंडिका में नहीं है? टेसियस का विवरण इंडिका में नहीं, क्योंकि टेसियस जो आया था लगभग दूसरी बीसी में आया था, मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में टेसियस आया था। तो इसमें इसका मेगास्थनीज की इंडिका में पर्वतीय ग्रीक यात्रियों का विवरण नहीं है। ठीक है, इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज लिखी थी। एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी ये इनका वर्णन है। ग्रीक यात्री विवरणों में टेसियस का विवरण इंडिका में संबद्ध नहीं है, जबकि स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी का संबंध इंडिका में है। विदित है कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। टेसियस मूलतः ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त थी। ये देखिए ऋग्वेद, जिसमें दिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद और उसका जो उपवेद है किससे किसका संबंध है? आप देखिए इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का शाकल, ऋग्वेद का सॉरी यहाँ थोड़ा सा ये पीछा हो गया है, इसका थोड़ा सा पतला कर दूँ। ये एक मिनट रुक जाइए, सही है ये, अब ठीक है। ठीक ऋग्वेद का शाकन, यजुर्वेद का वाजसेन, सामवेद का कैथुम, आयुर्वेद का शौनक। ठीक है, काहे दिग्निकाय, महापरिनिर्वाण सूत्र, खुद्दक निकाय, धम्मपद, विनय पिटक, खद्दक, अभिधम पिटक, कथा वस्तु। ठीक है, दिग्निकाय, महापरिनिर्वाण सूत्र, खुद्दक निकाय, धम्मपद, विनय पिटक, खद्दक, कथा वस्तु, अभिधम पिटक। इसमें याद करना है, देखिए दिग्निकाय, महापरिनिर्वाण सूत्र, निबंध सूत्र बड़े महापरिनिर्वाण सूत्र, जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी के संबंध में है महादिग्निकाय। ठीक है, खुद्दक निकाय, धम्मपद, धम्मपद, धम्मपद कितने धाम, देखिए धम्मपद कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे गौतम बुद्ध के पैर पड़े उसी को धम्मपद। विनय पिटक, विनय पिटक खद्दक, इसमें नियम रूल बनाए गए थे। ठीक है, खद्दक मतलब जो खद्दक का वास्तविक रूप यही होता है। अशोक के शिलालेख 8 स्थान शाहबाज गढ़ी, मानसेरा, कलाशी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरुगुंडी, सोपारा से प्राप्त हुआ, जबकि लघु शिलालेख बाहपुर, स्तंभलेख रामपुरवा और लघु स्तंभलेख सांची से प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, इसमें जो है आपका शिलालेख सारनाथ सही नहीं है, जबकि लघु शिलालेख बाहरपुर, स्तंभलेख रामपुरवा, स्तंभलेख सांची। ठीक है, अशोक के शिलालेख 8 स्थान शहबाजगढ़ी, मानसेरा, कलासी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुंडी, सोपारा से प्राप्त है, जबकि लघु शिलालेख बाहरपुर, स्तंभलेख रामपुरवा और लघु स्तंभलेख सांची से प्राप्त है। ठीक है, देखिए आरोही क्रम में प्रशासनिक संरचना और इसका विकास। देखिए स्थानीय द्रोणमुख कवर्तिक संग्रहण, स्थानीय द्रोणमुख कवर्तिक संग्रहण, संग्रहण कवर्तिक द्रोणमुख स्थानीय। ठीक है, आगे आते हैं भाई, जितना क्वेश्चन है सो हम करा देंगे। मेगास्थनीज की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, मतलब ये किसकी व्यवस्था थी? चंद्रगुप्त की। ठीक, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार
800 ग्राम एक द्रोण मुख में 400 ग्राम होते थे। कवर्टिक कवर्टिक में 200 गाँव, संग्रहण में 10 गाँव आदि प्रशासनिक इकाई थे। देखिए, संग्रहण में 10 गाँव, कवर्टिक में 200 गाँव और द्रोणमुख में 400 गाँव, स्थानीय मतलब 800 ग्राम। ठीक है। निम्नलिखित में सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम में हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका, उसके द पेरिपल्स ऑफ द एथेनियन सी। ये जो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें समुद्री यात्रियों के बारे में लिखा गया है। और मेगास्थनीज की इंडिका तो आप लोग सब जानते हैं, 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त के समय में चंद्रगुप्त की व्यवस्था के बारे में लिखा गया था। उसके बाद ये लगभग 600 उसके बाद लिखी गई है पेरिपल्स ऑफ द एथेनियन सी। उसके बाद आता है आपका टॉलेमी की ज्योग्राफी। उसके बाद कास्मो की इंडियोकोप्टलेस। अब देखिए इसमें है मेगास्थनीज 302 ईस्वी में 298 ईस्वी यूनानी राजदूत था, जिसने यूनान के शासक सेल्यूकस के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनाकर भेजा। इसने इंडिका की रचना की, जो मूल रूप से अपर्याप्त है। द पेरिपल्स ऑफ द एथेनियन सी का लेखक अज्ञात है। इसका रचनाकाल 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य है। इसमें भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का विवरण प्राप्त होता है। टॉलेमी ने जियोग्राफी की रचना की। इसका रचनाकाल लगभग दूसरी शताब्दी का है। इसने भारत की यात्रा की, किंतु इसने विवरणों में सातवाहन नरेश शतकर्णी का उल्लेख किया है। किसने किया था? टॉलेमी ने सातवाहन नरेश। बड़ी बात है। कास्मास 535 से 547 में यूनानी यात्री था, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और भिक्षुओं तथा सौदागरों के रूप में 535 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। कास्मक जो यूनानी यात्री था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है। आगे आते हैं। अगैथलीज, कॉन्फुशियस, बिम कैम्बिसेस, कनिष्क। अब देखिए जो बिम कैम्बिसेस है, इसमें जो संकर्षण, अतस्यु, बुद्ध, ये समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इसे क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा ना अगैथलीज, अगाधक्लीज ये बुद्ध है। ठीक है। अगाधक्लीज बुद्ध है। ठीक है। उसके बाद कन्फ्यूशियस, ये जानते क्या नाम है? जो यूनानी स्रोत है उसमें इन लोगों का नाम क्या है वही दिया गया। ठीक है। कन्फ्यूशियस सॉरी यार गलती हो गई। अगाधक्लीज जो है ना एक संकर्षण। ठीक है। उसके बाद कन्फ्यूशियस बुद्ध है। उसके बाद ये भीम कन्फ्यूशियस कनिष्क अतस। थोड़ा इसमें याद करना आसान है। अगाधक्लीज संकर्षण है, कन्फ्यूशियस बुद्ध है, भीम कन्फ्यूशियस है, कनिष्क अतस। यार अगर तुम बार बार पढ़ोगे ना तो याद आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो अगाधक्लीज संकर्षण, कन्फ्यूशियस बुद्ध, भीम कन्फ्यूशियस और अतस कनिष्क है। ठीक है। निम्नलिखित साक्ष्य में कौन सा रामगुप्त से संबंधित पर्वतीय साक्ष्य नहीं है? सोमेश्वर का मानसोला रामगुप्त से संबंधित नहीं है। ठीक है। हर्षचरित पर संकर्षण की टीका, अबुल हसन अली की मजातुल तारीख, अमोघ वर्ष का शाम संजान ताम्रपत्र। देखिए सोमेश्वर जो देखिए इसमें आप रामगुप्त से संबंधित पर्वतीय साक्ष्य नहीं है। देखिए यहाँ भी जो सोमेश्वर का मानसोला है ना, ये नहीं, ये बृहदेश्वर। आप लोग जो सोमेश्वर जानते हैं, ये जो है ना दक्षिण भारत का शासक था, और उसमें मंगलेश्वर, सोमेश्वर दक्षिण भारत चालुक्य शासक थे। इससे इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए हर से देखिए आप इतना दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे उत्तर और दक्षिण भारत के भी विषय में लिखा गया है। क्या समझ में आ रहा है? बात कहने का मतलब समझिए। ठीक है। सोमेश्वर का मानसोला रामगुप्त संबंधित पर्वतीय साक्ष्य नहीं है, जबकि हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली का मजातुल तारीख, अमोघ वर्ष का संजान ताम्रपत्र रामगुप्त संबंधित पर्वतीय। पता ही रामगुप्त का इतना चर्चित थे। रामगुप्त पे जब एक राजा था अटैक किया, मतलब एक मुस्लिम शासक ने अटैक किया, उसके बाद इन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। उनकी बीवी दूसरे को दे दिया था, जिनकी चाची थी। ठीक है।
उनसे शादी किए थे। उसके बाद इसमें चंद्रगुप्त क्या करता है, रामगुप्त जो है चंद्रगुप्त उस पर अटैक कर देता है। चंद्रगुप्त ये था, इस पर अटैक कर देता है। जब अटैक कर देता है तो जीत जाता है, रामगुप्त को मार देता है। रामगुप्त को मार के खुद राजा बन जाता है, और इसलिए उसको लोग एक तरह से रामगुप्त को कायर समझते। इसलिए उसको जब कोई किसी को किसी पर टीका करनी होती थी तो रामगुप्त का नाम लिया जाता था। इसलिए इतना ज़्यादा चर्चित है और इतना ज़्यादा उसके बारे में लिखा है। जबकि ये सोमेश्वर दक्षिण भारत का शासक था, और ये मानसवाला रामगुप्त संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि दक्षिण भारत का नहीं राजा था, वो उत्तर भारत का राजा था। उत्तर भारत या दक्षिण भारत में जब आज इतनी विषमता है, वहाँ की और यहाँ की बोली में कोई समानता नहीं है, तो उस समय कैसी समानता हो सकती थी। ठीक है, लेकिन हाँ, जीतने के लिए हो सकती थी, जीतने में कोई। इसी बार एक बार उनसे इंटरव्यू में मतलब क्या नाम है, टीचर ने एक बच्चे से पूछ लिया था कि जब ये बताइए कलिंग पर अटैक क्यों किया था अशोक ने, जबकि वहाँ का ना तो बातें समझ में आ रही थी, ना तो व्यवहार समझ में आता। उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी ना कि कुछ राजा थे, राजा के दूत दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा संलग्न रहते थे, और उनको वहाँ दक्षिण से सोना मिलता था। इसीलिए वो दक्षिण को जीतना चाहते थे, खासकर कर्नाटक को। और लोग सोचते थे अगर कर्नाटक पे अधिकार हो जाएगा तो सोने की खान के, जैसे कुल्लूर उल्लूर है, ये उसके अधिकार में आ जाएगा। राजस्थान पे काहे उतना अटैक होता था, राजस्थान इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि वहाँ से तांबा मिलता था। तांबा जो है उस समय समझ लीजिए एक इम्पॉर्टेंट अयस्क था। लोहा निकालना बहुत प्रोसेस का काम बहुत कठिन होता था, जबकि तांबा आसानी से उपलब्ध हो जाता था। और तांबा का आप समझ सकते हैं, तांबे का सिक्का चलता था। और यहाँ सोना की बत्तियाँ लगती, चांदी की बत्तियाँ लगती, लेकिन यहाँ देखिए सोचिए तांबा इम्पॉर्टेंट था कि नहीं। मतलब एक जो सिक्का होता सोने का, उसके कुछ भाग, मतलब अगर एक सोने का सिक्का है तो उसके लगभग किसी में 55 था, किसी में 60 था। मतलब वैल्यू अब समझ लीजिए कि इससे 55 गुना छोटा या बड़ा अगर तांबा आज हो जाए सोने से, तांबे की कीमत कितनी हो जाएगी। उस समय तांबा कीमती था, इसलिए राजस्थान बहुत ज़्यादा समृद्ध राज्य था। ये कोई नहीं बताएगा, इम्पोर्टेंट बात है। चलिए देखते हैं आगे। उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वंश के माने जाते थे। गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ था। ये यार दोनों सही है। उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने जाएंगे, क्योंकि गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जातीय व्यवस्था में समावेश हुआ, जो मुख्यतः कृषक थे। ठीक है। नाथमुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया था? नाथमुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह नालियर दिव्य प्रबंधन में किया था। नालियर दिव्य प्रबंधन में किया था। किसमें? ये देखिए क्वेश्चन, नलयार दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में नाथमुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किया। धातव्य की मधुरा में तमिल कवियों के संगम का सर्वप्रथम उल्लेख इरनार अंगुलरूपेल भाषा के रूप में भूमिका में मिलता है। देखिए यहाँ दो संत थे, ठीक है, दो प्रकार के संत थे, एक थे नैनवार, एक थे अलवार। जो अलवार थे वो विष्णु से संबंधित थे, नैनवार जो शिव से संबंधित थे, और उन्होंने कई कविताओं लिखा नाथ। और जानते नैनार जो थे शिव के भक्त थे। और यहाँ पे एक समझ में एक ऐसा, मतलब समझ लीजिए दोनों में वर्चस्व चल रहा था कि किसका वर्चस्व आएगा। उसके बाद आपके यहाँ आते हैं कुछ ऐसे सनातन मुनि जो इस युद्ध या द्वंद्व को समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ रामानुजमचार्य किस किस विधा से थे, अलवार थे कि नैनार थे? वो अलवार थे, वो कृष्ण भक्ति करते थे। जबकि वहीं जो दक्षिण भारत में आप जितने भी इस तरह से नाम पाएंगे, नैनार, अलवा मतलब नैनार, अंगुलरूपाल, इरार, ये सब किससे? शिव से संबंधित है। करिकाल, जो करिकाल है चोल वंशीय शासक है, ये भी किससे संबंधित है? ये आपके शिव भक्त था। ठीक है। रुद्रांबा देवी किस वंश की रानी थी? रुद्रांबा देवी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। रुद्रांबा देवी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। इनके बारे में जानते हो?
रुद्रांबा देवी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी, जो गणपति की बेटी पुत्री थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। ये देखिए हम बता रहे हैं जो यूथ कंपटीशन है ना, यूथ कंपटीशन, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस के लिए इतना खतरनाक मिल जाता है जितना आज तक कभी किसी ने किसी बुक से नहीं आता। आप कितना भी आप आर पब्लिकेशन पढ़ डालिए, आप कोई गाइड फॉलो करिए, एस के पांडे कुछ भी पढ़ डालिए, ठीक है, सौरभ चौबे कुछ भी पढ़ डालिए, जब तक आप रियल क्वेश्चनों को टैकल नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर डालिए, नहीं सक्सेस होंगे। क्योंकि सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जबकि ये जो सीधे आप जब क्वेश्चनों को टैकल करेंगे तो आप की समझदारी बढ़ जाएगी, आप रटने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप बार बार करेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको आ जाएगा। नहीं अगर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, खाली ऐसा लगे रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं कृतवर्णम वातापी, कृतवर्मन वातापी। उसके बाद सिंह विष्णु कांचीपुरम, दंतीवर्णम मानखेत, विजयाल तंजौर। कृतवर्णम वातापी ये इसकी राजधानी है, ठीक है। सिंह विष्णु कांचीपुरम, सिंह विष्णु कांचीपुरम। सिंह विष्णु किससे था? पांड्य था। कृतवर्णम चालुक्य, दंतिन्दुर राष्ट्रकूट, विजयाल तंजौर। आगे चलिए। निम्नलिखित प्राचीन साहित्य ग्रंथों में किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला से एक देखो, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का साहित्य ग्रंथ में किसी चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है। चित्रकला से संबंधित स्वतंत्र निकाय विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, जबकि पंचतंत्र में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। विदित है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के अध्याय 35 से 43 में चित्रकला से संबंधित है। देखिए सुन लीजिए, विष्णु पुराण धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, जबकि पंचतंत्र में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। विदित है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के अध्याय 35 से 43 चित्रकला से संबंधित है। आगे आइए, क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? चोल वंश का अधिकारी वारितपगतगग। भाई देखिए नहीं ले पा रहे नाम, ठीक है। चोल वंश के राजस्व अधिकारी था, ठीक, वारितपग। अब इसे समझ लीजिए कि अगर सीधे मिल जाए और आपको कह दिया जाए कि ये सब पढ़िए तो पढ़ सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। वारितपग चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। चोल काल की भूमि की उपज का 1/3 भाग करता है। ज्ञातव्य कि चोल काल में कश सोने के सिक्के थे तथा कैंट चोलकालीन मुख्य बंदरगाह था, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है, ज्ञातव्य कि चोल काल में कशु सोने के सिक्के थे। कौन? कशु सोने के सिक्के थे, ठीक है। क्या नाम है इसका? कशु सोने के सिक्के थे तथा कैंट क्या थे? कैंट जो थे ना, कैंट चोलकालीन मुख्य बंदरगाह थे। शेरुदनम कनिष्क पदाधिकारी, शेरुदनम कनिष्क पदाधिकारी, यार ये काम की चीज़ है, इसको तुम लोग पी जाओ। देखिए जो चोल काल का राजस्व अधिकारी था वारितपग, और उसके बाद चोल काल की में भूमि का कर उपज का 1/3 भाग था। चोल काल में भूमि का अगर 90 कुंटल होता था, कितना? 90 कुंटल होता था, तो 30 कुंटल जो है ये चल जाता था, समझ लीजिए कि कर में खाली। यार व्यवस्था अच्छी थोड़ी नहीं थी। चोल काल में कशु सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के थे, क्या थे? सोने के सिक्कों को कशु कहा जाता था, कशु कहा जाता था। उसके बाद ये तुम्हारे सोने के सिक्कों का, और जो बंदरगाह थे, बंदरगाहों को
कैंट कहा जाता था, आज भी कैंट कैंट कहा जाता था, बंदरगाह को कैंट कहा जाता था। यार दिखा नहीं रहा इसमें छापा, पता नहीं क्यों, बदलना पड़ेगा। थोड़ा सीख रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। सेरुदरम कनिष्क पदाधिकारी थे। सेरुदरम, देखिए इतना बार हम नाम ले रहे हैं, इतना तो याद ही हो जाएगा। सेरुदरम कनिष्क पदाधिकारी होते थे, जबकि सभा और सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता था। सभा को पेरुमक्कल कहा जाता था। तो भाई अच्छी बात, इसको लिख देना है, इसको पहले मिटाएं एक बार। इसमें जो जैसे बहुत ज़्यादा जूम कर देंगे तो लिखाएगा नहीं, अच्छा ना यार, ठीक है। हाँ, इसमें चोल अधिकार 1/3 था, तो जान ही गए, ठीक है। और जो सोने के सिक्के को क्या कहते थे? सोने के सिक्कों को कैंट कहते थे। चोलकालीन में मुख्य बंदरगाह उसके बाद सिक्कों को कैंट कहते थे, सॉरी बंदरगाह को कैसुम था यार। कशु था, इसके बाद बंदरगाह, समझ लें, बंदरगाह को कैंट कहते थे। बंदरगाह शेरुदरम माने कनिष्क पदाधिकारी, जबकि सभा को पेरुमक्कल। ठीक है यार, थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसको इम्पोर्टेंट मार दे रहा हूँ। ठीक है। बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनऊती में सार्वभौम सत्ता धारण की थी। ठीक है, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया था। उसके बाद है सन 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय किया था। गयासुद्दीन ने बंगाल का दिल्ली में विलय किया था, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, शमसुद्दीन इलाज शाह ने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 आक्रमण किए थे। शमसुद्दीन इलाज शाह ने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 आक्रमण किए थे। देखिए, अगर आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, देखिए नहीं कर रहा, गयासुद्दीन बंगाल के दिल्ली के विलय कर लिया। विलय कैसे पाया जब तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल के दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया? नहीं कर पाया। जब दूसरा क्वेश्चन, या तो यहाँ 3 सही हो गया तो 4 सही होगा, दिमाग लगाइए। 4 सही है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप बात समझ जाएंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी व गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का विलय दिल्ली सल्तनत में नहीं कर सके। फिरोज शाह तुगलक का बंगाल पर द्वितीय आक्रमण 1359 में हुआ था, जबकि बंगाल का शासक इलाज शाह ने की मृत्यु 1357 में हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी व गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में विलय सल्तनत में नहीं कर सके। फिरोज शाह तुगलक का बंगाल पर द्वितीय आक्रमण 1359 में हुआ था, जबकि बंगाल के शासक इलाज शाह की मृत्यु 1357 में हो गई थी। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान, शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान, शेख फरीदुद्दीन मशहूर गजे शंकर आजोधन, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। औलिया, वही औलिया ने हनु जो दिल दूरस्थ किसको कहा था, याद कीजिए, बताओ। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के क्षेत्र में हिंद ए सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? हिंद ए सिंध इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद ए सिंध शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किया था। इब्न बतूता अफ्रीका का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था।
महमूद गवा ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्ति का अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाया था? क्वेश्चन बहुत आसान है। उनके भूमि अनुदान के आकार को कम कर दिया। उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू क्षेत्र को विस्तृत किया। उसने गवर्नर को एक से अधिक किलों पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। उसने गवर्नरों को एक से अधिक किले पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं दी। महमूद गवा ने अमीरों के वर्ग की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए निम्न कदम उठाए। उसने भूमि अनुदान के आकार को कम किया। उसने राज्य की प्रत्येक अधिकारी क्षेत्र में आने वाली भूमि को विस्तृत किया और उसने गवर्नर को एक से अधिक किलो पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। तीनों सही है। व्यवस्थित कालानुक्रम: एकनाथ 1270, सूरदास 1483, चैतन्य 1486, तुलसीदास 1232। देखिए ये क्वेश्चन हम कहाँ इस तरह से आप लोग दिखाते हैं। अगर हम चाहें तो इतना जितना है उतना हम काट के PDF में डाल दें, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल, जब आप कभी क्वेश्चन से आंसर को सॉल्व करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। एक बहुत लोग करते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो हम आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करें, बताएं कैसे क्या होता था, कौन कब आया कौन गया, आप कन्फ्यूज। मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों को सीधे क्वेश्चन बता, अगर आप ये वीडियो 2x पे लगा के 2 से 3 बार देख लिया ना, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा हिस्ट्री का, कभी नहीं क्वेश्चन बचेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको लाइन टू लाइन हिस्ट्री पढ़ाऊँ, ब्लैक बोर्ड पे लिखूँ, तो शायद ये कभी नहीं सक्सेस होगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप हड़प्पा से शुरू करिए और ख़त्म नहीं होगी, यहाँ तक कि आ जाएगी आप आधुनिक भारत में आएंगे। परसिमन करने के बाद मतलब वो उसके बाद वो आर्टिकल पूछना शुरू करेगा, यहाँ तक कि अब की बार तो हैदराबाद की लड़ाई पूछ दिया था। वो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ये सब पूछेगा। खत्म नहीं, हिस्ट्री का कोई जोड़े नहीं है। इसलिए यहाँ पे लगभग 80% क्वेश्चन रिपीट होता है, 80%। और उसी 80% क्वेश्चन को लगभग 80% में लगभग 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे आ जाते हैं। और 80% का समझ लीजिए कि उसमें अगर आप पकड़ लिए कि कब क्या हुआ था और यहीं से मिलेगा, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहेंगे। जिसे फर्स्ट पेपर में नहीं होता है, जैसे एक्शन प्लान, रिसर्च, ऑब्जर्व, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, फलाना ढिकाना, सब बहुत कुछ है। ये थोड़ी ना है कि 2 लाइन पलट दिए आ गया ख़त्म हो गया, नहीं होगा। ठीक है, आई क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एकनाथ 1270, सूरदास 1483, चैतन्य 1486, तुलसीदास 1532। बता दें, कभी थोड़ी ना बुलाया गया कि एकनाथ थे 1270 में, सूरदास 1483 में, चैतन्य 1486, तुलसीदास 1532। सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अवशिष्ट था। वह नगर कोटा के शासन को अपने अधीन करने में असफल रहा था। ये सही है, लेकिन जो आर है गलत है, क्योंकि वह नगर कोटा को अपने अधीन करने में असफल नहीं सफल रहा था। सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक शासन के अवशिष्ट, वह नगर कोटा के शासक को 1360 ईस्वी में पराजित किया। विदित है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। कौन? फिरोज शाह तुगलक, जजिया कर लगाने वाला। किसने कथन अनुसार मुगल हरम गलत लिख दिया ना, सच्चरित्रता का मंडप था। सच्चरित्रता का मंडप था। निजामुद्दीन अहमद लिखे। मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सच्चरित्रता का मंडप के रूप में वर्णित किया। निजामुद्दीन ने तबक़त अकबरी की रचना की। उल्लेखनीय कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जिसमें हुमायूं एवं अकबर के शासन संबंधित जानकारियों का उल्लेख करा। मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सच्चरित्रता के मंडप के रूप में वर्णित किया। निजामुद्दीन ने तबक़त अकबरी की रचना की थी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का याद क्यों किया जाता है? मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी को क्यों याद किया जाता है?
प्रमुख वेतन अधिकारी के लिए मुगल प्रशासन व्यवस्था में मीर बख्शी का पद वेतन अधिकारी का पद था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ। विदित है कि मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना, शस्त्र प्रबंधन तथा हाथी घोड़े का प्रबंध करना था। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया था? सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध। मुगल शासक अकबर ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए, जैसे विधवा विवाह को वैध प्रदान करना, विवाह का पंजीकरण, खतना करने की आयु 12 वर्ष करना, जबकि अकबर द्वारा सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध न करने की जबरदस्ती सती करने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध न करके सती प्रथा को बंद कर दिया था, ठीक है, तब वो होता था। एक आएगा यूरोपियन इतिहासकार ना, वो कहेगा कि भारत में जो औरतें होती थी उनको सती करने के लिए उनको एक नशे की गोली खिलाई जाती थी और उसके पति की जलती हुई चिता पर उसको लिटा दिया जाता है। कहता कौन? अब्दुल रज्जाक। आगे मिलेगा जहांगीर ने अलमतगमा जागीरों की प्रथा प्रारंभ की थी। मुहर बंद तथा शाही सील युक्त भूमि मैदान को अलतगमा कहते थे। शाही सील युक्त भूमि को अलतमगमा, तमगा जानते, वही थी अलतमगमा। चूँकि इस नाम से सम्राट की मुहर इन अनुदानों पर लगाई जाती थी, इसी इसे अलतमगमा कहते थे। तगमा जागीर वंशानुगत होती थी, तो जान लीजिए अलतमगम गम अलतमगा जागीर वंशानुगत होती थी। अकबर के शासनकाल में 15वें वर्ष टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली का प्रारंभ किया था। अकबर के 15वें वर्ष में टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली शुरू की थी। यह प्रथा बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, उसके बाद मालवा, गुजरात में प्रचलित थी। मदद ए माशात व सरयू काल भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी, ठीक है। औरंगजेब ने वंशानुगत कर दिया था। सरयू काल भूमि अनुदान स्वरूप दी जाती थी, जिसे औरंगजेब ने वंशानुगत किया था। अलतमगा को औरंगजेब ने वंशानुगत कर दिया था। निम्नलिखित में से किस कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए? क्या है इसमें? है महावारी समनुपात प्रणाली का प्रारंभ शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ के वर्षों में शुरू हुआ था। 1633 में निजाम शाही का अंतिम शासक मुल्तान हुसैन को कैद ग्वालियर भेजकर अहमदनगर में मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। 1633 में निजाम शाही का अंतिम शासक सुल्तान हुसैन शाह को कैद कर ग्वालियर भेजकर अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। महावारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुआ। 1633 ईस्वी में निजाम शाही का अंतिम शासक सुल्तान हुसैन शाह को कैद कर ग्वालियर भेजकर अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया। 1636 में गोलकुंडा एवं बीजापुर के शासकों ने मुगल साम्राज्य से संधि कर ली। 1646 में मुगलों का बल्ख पर अधिकार हो गया। 1646 में मुगलों का बल्ख पर अधिकार हो गया। शाइस्ता खां का चितगंग पर अधिकार 1665। शाइस्ता खां का चितगंग पर अधिकार 1665। शाहजादे अकबर का दक्कन पलायन 1681। औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय 1687। खालसा की स्थापना 1699। यार काम की चीज़ है, याद कर लो, ठीक है। इसको भी इम्पोर्टेंट मार दो, IMP। इम्पोर्टेंट मटेरियल यार ये भी पूछते हो। शाइस्ता खां का चितगांग पर अधिकार 1665। शाहजादे अकबर का दक्कन पलायन 1681। औरंगजेब का गोलकुंडा विजय 1687। खालसा की स्थापना 1699। औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्गों ने राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। औरंगजेब ने दक्कन पर आए अमीरों की बड़ी संख्या में जागीर प्रदान की थी। औरंगजेब ने दक्कन पर आए अमीरों को बड़ी
आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की थी। ये आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत वंशधारों की संख्या में कमी आई। सही बात है। औरंगजेब ने दक्कन में आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की थी। औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारी की संख्या में कमी आई, क्योंकि औरंगजेब ने दक्कन में आए अमीरों को उनकी योग्यता के आधार पर बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। ध्यातव्य है कि औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या सर्वाधिक 24 थी। औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या कितना थी? 24 थी। ठीक है। 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राट के नाम पर विचार कीजिए। जहांदारा देखिए, इसमें याद करने के लिए बता दे ट्रिक बता दे रहे हैं। बीजेपी मास अब देखिए बता दें, बीजेपी से बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। जैसे जहांधारा कौन है? जहांदारा। पी से फर्रुख सियर। एम से मोहम्मद शाह। ए से अलमगीर। शाह से शाह आलम। ए से अहमद शाह। बी से बहादुर शाह। ठीक है। नहीं है, अकबर था, अकबर द्वितीय था। ठीक है। जहांदारा। ठीक है, देखिए जहांदारा, उसके बाद मोहम्मद शाह आएगा, फिर अहमद शाह, फिर देखिए अलमगीर है कि नहीं यहाँ पे? अलमगीर या अकबर था। ठीक है। बीजेपी मास है तो बहुत ठीक, लेकिन यार कोई एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, बताना शुरू कर देंगे तो क्या है कि हमने एक एक चीज़ खुदा ही कर डाली है। अब तुम लोगों को मैं समझाने का कोशिश करूँगा ना तो तुम लोगों का हवा ऊपर उड़ जाएगा, इसलिए नहीं प्रयास करता हूँ यार। आगे देखिए, 17वीं शताब्दी के अंत में इंग्लिश इंडिया कंपनी की पुर्तगालियों और डच व्यापारी प्रतिनिधियों को अपने मार्ग से हटा दिया। इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। ये सही है, आर गलत है। इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। 17वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिनिधियों को अपने मार्ग से हटा दिया। विदित है कि 1760 में वाड़ीवास की युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित करके भारत में से भगा दिया था। यही तो सब बात सही है। 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया। हाँ, सही है। कुछ को छोड़कर, जैसे कि झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इन विद्रोह में भाग लिया था। सही है भैया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया क्योंकि भारतीय शक्ति संगठित नहीं थी। कुछ को छोड़कर झांसी की रानी आदि बहुत कम भारतीयों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। विदित है कि वीर सावरकर ने 1817 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन गठित किया था। वह भारत की जनता के सभी वर्ग को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक किनारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। क्या सही है? ये सही है। आर की सही व्याख्या है, बस सही है। एनिमेशन भारत की जनता के सभी वर्गों के धार्मिक चिंतन के ऊपर एकल राजनीतिक किनारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन स्वराज शासन आंदोलन को संगठित किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी? 1765 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 1765 में स्वीकार की। चूँकि 1764 में बक्सर के युद्ध के विजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासकों के मध्य 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसे
उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। बेसिन संधि 1802 में किसके बीच हुई थी? बेसिन की संधि इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। बेसिन संधि 1802 में इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। यह संधि अन्य संधियों की अपेक्षा अंग्रेजों के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा मराठों के लिए अपमानजनक थी। विद्युत का देवगांव की संधि 1803 में और कंपनी और रघुजी भोसले के बीच हुई थी। कहा समझ में? इंग्लिश और पेशवा के बीच हुई थी। बेसिन की संधि इंग्लिश और पेशवा के बीच हुई थी। इन्हीं बेसिन द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, इन्हीं बेसिन द्वारा भारत की स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, इन्हीं बेसिन द्वारा प्रारंभ किया गया होम रूल आंदोलन का लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। ध्यातव्य कि होम रूल आंदोलन का प्रारंभ अप्रैल 1619 में हुआ था, जबकि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ में होम रूल आंदोलन शुरुआत मार्च 1916 में हुई थी। अप्रैल से मार्च। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। ठीक है, मछलीपट्टनम में 1611 में अपना पहला कोठी या कुछ भी बनाया था। ठीक है, कंपनी की थी। सूरत 1613, बालसोर 1633, सुगली 1646। मछलीपट्टनम 1611, सूरत 1613, बालसोर 1637, हुगली 1686। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। देखिए आया था आर में, पढ़े रहते मार देते ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्हें 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। विदित है कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जिन्हें 1925 में कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष की थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने इस पुस्तक के द्वारा बताया कि भारतीय गरीबी, भुखमरी और हुंकार ब्रिटिश रेवोल्यूशन की विदित है कि द वांट्स एंड मीन्स ऑफ द इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। भारतीय इतिहास के 8 अगस्त 1942 का दिन निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी से कम कुछ नहीं है तथा करो या मरो। ठीक है, अर्ल ऑफ मेयो 1869 से 1872, अर्ल ऑफ नॉर्थबुक 1872 से 1876, अर्ल ऑफ मिंटो 1905 से 1910, लिनलिथगो 1934 से 36। अरे मेयो 69 से 72। ठीक है, नॉर्थबुक 72 से 76, मिंटो 5 मिनट के अंदर 1910। देखा, मिनटों 5 से 10 मिनट, नॉर्थबुक 72, नॉर्थ बुक मतलब 72 से 76, मेयो 69 से 76, देखा 9 मेयो, लिनलिथगो 34 से 35, 34 से 36। निम्नलिखित में व्यवस्थित कीजिए। बक्सर की लड़ाई, पिंडारी की युद्ध, चतुर्थ युद्ध। ठीक है, देखिए अब इसमें याद करना। ठीक है, सही है। सेंट थॉमस का युद्ध 1746, चतुर्थी का युद्ध सही नहीं पता था यार 1758, बक्सर का युद्ध 1764, पिंडारियों का युद्ध 1870। पंजाबी टेनिस एक्ट 1868, एल्बर्ट बिल 1883, हंटर आयोग 1882, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस 1921। पंजाब टेनिस एक्ट 1868, दी एल्बर्ट बिल 1883, हंटर आयोग 1882। तो कहीं ऊपर नीचे हो गया। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, ये कौन है? देखिए, इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल, पारसी ब्राउन्स। आर्किटेक्चर्स ऑफ मुगल के
KB Essers India, The Technique of Mughal Moti Chand Painting, Mughal Painting During Jahangir Ashok Kumar Das Time. Mughal Painting during Ashok Kumar Das, The Technique of Mughal Moti Chand Painting, Architecture of Mughal, Catherine B. Esser India, Indian Painting under पारसी ब्राउन। करो मरो, महात्मा गांधी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध, बाल गंगाधर, तुम मुझे खून दो मैं तुझे, सुभाष चंद्र बोस, अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य, जवाहरलाल नेहरू। फ्रीडम एंड मिडनाइट, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन, ट्रावनकोर दीवान, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। याद करना पड़ेगा इकट्ठे। फ्रीडम एट मिडनाइट, कॉलिंग्स एंड लेफियर, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑफ द इंडियन स्टेट, PV मेनन। ट्रावनकोर दीवान, CP रामास्वामी अय्यर, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, पैथिक लॉरेंस। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, पैथिक लॉरेंस, ट्रावनकोर दीवान, CP रामास्वामी अय्यर। द स्टोरी ऑफ द इंडियन इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, PV मेनन। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्नल टॉड, मेमोर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसको सॉल्व करने नहीं, चलिए देखते हैं। मेमोर ऑफ द सेंट्रल इंडिया, जॉन मॉलकॉम्स। एनल्स एंड एक्टिव ऑफ राजस्थान, कर्नल टॉड। हिस्टोरिकल स्केच ऑफ साउथ इंडिया, जेम्स विल्कन्स। अर्ली एनल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल, CR विलियम्स। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर C सही है। देखिए इसमें हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे आपके चर्च हिस्ट्री। चर्च हिस्ट्री के बाद आएगा चर्च हिस्ट्री के बाद आ जाएगा आपका एनलाइटमेंट हिस्टोग्राफी। उसके बाद एनलाइटमेंट हिस्टोग्राफी के बाद आएगा एनल्स हिस्ट्री, फिर सावर्ट हिस्ट्री। साहब इसमें बताना पड़ेगा कौन कब था। रणजीत गुहा का नाम तगड़े में आता है, जो कि सावर्ट हिस्टोरियन थे। ठीक है, हिस्टोग्राफी भी बना देंगे। ठीक है, इस तरह से आगे का क्वेश्चन 46 मिनट। वाह क्या बात है, देखते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। इस तरह से अगली सीरीज फिर आएगी।